नामक एक छोटा सा गांव था, जहां चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थपेड़े दिन ब दिन तेज होती जा रही थीं। सभी लोग अपने मेहनत से खेती करके अपना गुजारा करते थे, मगर इस साल की शुरुआती की गर्मी इतनी तेज थी कि मानो जान ही ले लेगी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग और कुछ कामगार सुबह शाम इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आजकल गर्मी इतनी भीषण थी कि दुकान के आगे वाली बेंच भी खाली पड़ी थी। चाय की दुकान के मालिक राम स्वरूप, जिनको सब काका कहते थे, उनका चेहरा पसीने से लथपथ था। काका को गर्मी का बहुत अनुभव था, लेकिन इतनी भयंकर लू उन्होंने बहुत कम ही देखा था। हे भगवान, आज तो सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। लगता है जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। पानी पी पी कर जीवन का गुजर हो रहा है। अब की बार तो गर्मी इतनी पड़ रही है कि जैसे जान ही चली जाए। हाँ काका, आप सच कह रहे हो। पिछले कई बरस में मैंने इतनी गर्मी नहीं झेली। सब तरफ त्राही त्राही मची है। गांव के कुएं भी सूख गए हैं। जो थोड़ा बहुत पानी है वो गंदा हो चुका है। जो भी पानी बचा है वह भी पीने लायक नहीं है। उसी वक्त वहाँ से एक नंदू नाम का आदमी वहाँ से गुजरता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं, पर आंखों में उम्मीद की चमक। वो काका से हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। प्रणाम काका, क्या एक गिलास ठंडा पानी मिल जाएगा क्या? बहुत जोर की प्यास लगी है। प्यास के मारे जान जा रही है। काका तुरंत पास पड़े घड़े में हाथ डालते हैं और आधा गिलास पानी निकालते हैं और नंदू को दे देते हैं। नंदू जल्दी जल्दी पानी पीता है, मानो हलक सूख गया हो। धन्यवाद काका, गर्मी ने जान निकाल रखी है। इतनी गर्मी में भी काम करना पड़ रहा है। पेट के लिए कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, पेट तो हर हाल में पालना ही है। पर सुन रहा हूँ कि तुम्हारे मोहल्ले में भी पानी का बड़ा संकट हो गया है। जी काका, 2 दिन से नल में पानी नहीं आ रहा है। पानी का स्रोत नीचे चला गया है। सभी लोग परेशान हैं और मैं जो भी पानी बचा कर रखा था वो भी लगभग खत्म हो चुका है। दिन में मजदूरी करके आता हूँ तो घर में पानी की दिक्कत देखकर दिल टूट जाता है और बिजली भी दिन भर गुल रहती है। पंखा भी नहीं चलता। हाँ बेटा, बहुत बुरा हाल है, लेकिन बेटे तुम चिंता मत करो। सरकार कोई ना कोई योजना निकालेगी। जैसे सूखा राहत, पानी का टैंकर और राशन का इंतजाम करने का वादा कर रही है। और सुनने में आया है कि गांव का एकमात्र सरकारी ट्यूबवेल भी सूखने की कगार पर है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। पर सरकार हर बार वादा तो बहुत कुछ करती है, मगर हम गरीबों तक कुछ नहीं पहुंचता। सिर्फ सभी बड़े बड़े वादे करते हैं। इतनी गर्मी है, पता नहीं आगे क्या होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब की बार मोदी की सरकार है, वह सारा वादा पूरी करेगी। हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। चाचा जी, अगर हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो पानी और भोजन के लिए मर जाएंगे। हमें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। हमें अपना कर्तव्य को पूरा करना होगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और सरकार के भरोसे रह जाएंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। इसीलिए बोला जाता है कि पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। फालतू का पानी मत बर्बाद करो। खैर, मैं तो यही कहूँगा कि हौसला रखो। ये बुरा समय है, यह भी बीत जाएगा। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। घर पर रोटी और पानी का भी इंतजाम करना होगा। नंदू वहाँ से चला जाता है। गर्मी इतनी थी कि हवाओं का झोंका उसके चेहरे को झुलसा देता है। वह तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ता है। नंदू का छोटा सा घर में नंदू की पत्नी रेखा उसकी इंतजार कर रही थी। उसका एक बीमार बेटा राजू खाट पर सोया हुआ था। नंदू घर के अंदर आता है तो वह पसीने से भीगा हुआ था। आ गए जी, क्या हुआ? बहुत देर लगा दी आने में। सब ठीक तो है ना? हाँ रेखा, बस चाय के लिए काका की दुकान पर रुक गया था। वहाँ भी गर्मी की ही चर्चा हो रही थी। सबसे पहले तुम मुझे एक गिलास पानी दो, प्यास के मारे जान जा रही है। पानी कहाँ से दूँ जी? नल सूखा पड़ा है। पास वाले कुएं में भी पानी नहीं है। सुबह की बची हुई एक बोतल पानी थी, वह भी राजू को पिला दी। हमारे पास अब थोड़ा भी पानी नहीं बचा। और तो और राजू को भी जोर का बुखार हो गया था। मैं डॉक्टर को बुलाकर दवा ली हूँ, तब उसका बुखार कम हुआ है। नंदू सिर पकड़ लेता है। हालात की बेबसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इतनी गर्मी, ऊपर से गरीबी उसे तोड़ दी थी। वह दुखी मन से रेखा से बोलता है, ठीक है रेखा, मैं देखता हूँ, कहीं से पानी की व्यवस्था करता हूँ। आज मजदूरी में कम पैसा मिला है और तो और काम भी कम है। लोग भी धूप की वजह से काम नहीं करवा रहे हैं।
कल जाकर देखूंगा कि किसी टैंकर से पानी खरीद कर लाऊंगा। सुन रही हूँ कि शहर से आने वाला पानी का टैंकर बीच में ही रोक दिया गया है। कुछ ठाकुर लोग टैंकर लाकर ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। इतने महंगे पानी को हम कब तक खरीदेंगे, कुछ समझ नहीं आता। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। कोई बात नहीं, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम पहले आराम कर लो, बहुत थक गए होंगे। नंदू निराश होकर पास पड़ी खाट पर बैठ जाता है। तभी उसका बेटा राजू उससे कहता है, पापा पापा मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो। नंदू का दिल पसीज जाता है। वह दुखी मन से अपने बेटा से बोलता है, बेटा थोड़ी देर सहन कर ले, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पर उसे खुद भी नहीं मालूम कि पानी वह कहाँ से लाएगा। उस पर गरीबी और कर्ज और गर्मी तीनों का कहर टूट पड़ा था। वह बिना आराम किए पानी के तलाश में चला जाता है। गांव का एक चौराहा था जहां लोग कभी चहल पहल में जुटे रहते थे, लेकिन अब दोपहर में सड़कें सुनसान थीं। उसी गांव में ठाकुर रमेश सिंह रहता था। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और गांव में दबदबा बनाकर रहता था। उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं थीं कि वो कभी कभी लोगों की मदद करता था, मगर ज्यादातर वह लोगों पर रौब जताता था और अपना स्वार्थ साधता था। उसी के साथ उसका खास आदमी कल्लू उसके साथ रहता था। वह हेरा फेरी, बेईमानी और मुनाफाखोरी में उसका नाम पहले था। वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था। अरे कल्लू, इतनी धूप में क्यों खड़े हो भाई? ठाकुर साहब बस आपका ही इंतजार कर रहा था। सुना है कि पानी की बड़ी दिक्कत चल रही है। मैं सोच रहा था किसी तरह टैंकर का इंतजाम करके कुछ पैसा कमाया जाए। हाँ, ये गर्मी तो बहुत लंबी चलने वाली है। मैंने भी शहर से बात की है। कुछ सरकारी सप्लाई रुक गई है और कुछ हम इधर उधर करा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे जानने वाले से टैंकर बुलवा कर पानी बेच सकते हो। थोड़ा मुनाफा हमारा, थोड़ा तुम्हारा। जी ठाकुर साहब, मैं तो तैयार हूँ, बस आप इशारा कीजिए। तुम चिंता मत करो, शाम को मेरे घर आना, तब तक मैं सारा जुगाड़ कर दूंगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे कोई गोपनीय सौदा तय हो गया हो। कालू चल देता है। इधर नंदू एक टूटी फूटी बाल्टी लिए गांव के पार स्थित एक पुराने तालाब की ओर बढ़ रहा था, जहां शायद थोड़ी बहुत पानी की संभावना बची थी। तालाब तक पहुंचते पहुंचते नंदू पसीने में लथपथ हो जाता है। तालाब की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वहां सिर्फ काई जमी हुई थी, पानी बहुत कम था। नंदू को पानी गंदा लगता है, पर उसकी मजबूरी थी। वह आस-पास नजर दौड़ाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ी दादी आती है। अरे बेटा, यह पानी तो बहुत गंदा है। इस पानी से तो बीमारियां फैलेंगी। तुम इस पानी को क्यों भर रहे हो? क्या करूं दादी, पानी की इतनी किल्लत है कि घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे प्यासे हैं। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो मजबूरी में यही भरना पड़ेगा। नंदू अपने मजबूरी में पानी भर लेता है और घर की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे मास्टर श्यामलाल मिलते हैं, गांव के सम्मानित शिक्षक, जिनका दिल बहुत साफ था। वो हमेशा लोगों की भलाई की सोचा करते हैं। इस भीषण गर्मी में भी मास्टर जी लोगों के घर जाकर समझाते हैं कि संयम और स्वच्छता को न छोड़ें। अरे नंदू, कहाँ से आ रहे हो? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। नमस्ते मास्टर जी, तालाब से पानी भरने गया था। बेटा, ये पानी बहुत गंदा है, इससे बीमारी पकड़ने का खतरा है। घर पर इसे उबाल कर ही पीना है, वरना डायरिया, उल्टी दस्त लग सकते हैं। जी मास्टर जी, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। नल सूखा पड़ा हुआ है और कुआं भी सूखा पड़ा है। समस्या तो बहुत विकट हो गई है। प्रशासन भी हाथ खींचे बैठा है। कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए पानी बेच रहे हैं। अब भगवान ही हमें बचाएंगे या मार डालेंगे। नंदू जल्दी से अपने घर जाता है और पानी उबालता है। फिर सभी लोग पानी पीते हैं। फिर अगली सुबह नंदू के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसका बेटा भूखा था। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। भूख के मारे मेरी जान जा रही है। ठीक है बेटा, तुम थोड़ा देर इंतजार कर लो। पापा कुछ खाने की तलाश में जा रहे ही, कुछ ना तो कुछ खाने को लाएंगे ही। मैं और तुम्हारे पापा 2 दिन से पानी पीकर है। अन्न का एक दाना भी हमने नहीं खाया।
नंदू ने तय किया कि चाहे जो हो वह ठाकुर रमेश सिंह जी से मदद मांगने जाएगा। गर्मी और भूख की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। उसने रेखा और राजू को घर पर रहने के लिए कहा और खुद ठाकुर रमेश सिंह जी के घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में नंदू ठाकुर रमेश सिंह जी के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, ठाकुर साहब, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। घर में राशन पूरी तरह खत्म हो चुका है। भीषण गर्मी और लूह के कारण कामकाज भी बंद हो गया है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नंदू, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर कोई मदद के लिए मेरे पास ही आ जाता है। तुम लोगों को तो जैसे आदत सी हो गई है दूसरों पर निर्भर रहने की। तुमने पहले ही मुझसे 5,000 रुपए कर्ज लिए हो और उसे अभी तक नहीं चुका पाए और फिर से आ गए। वह 5,000 मुझे जल्दी लौटा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, भीख नहीं मांगता, लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। भीषण गर्मी और लूह ने खेतों की फसल जला दी है। परिवार भूखा है, कृपया थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। चुप रहो नंदू। अगर गरीब हो तो अपनी गरीबी को स्वीकार कर उसके साथ जीना सीखो। यहाँ आकर रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। नंदू की यह बात सुनकर ठाकुर साहब को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने आदमियों को आवाज लगाते हुए कहा, अरे हरिया, इसे यहाँ से बाहर कर दो और आगे से मेरे घर में इसे कदम भी न रखने देना। फिर ठाकुर ने नंदू को धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब नंदू भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे घर आया, उसने देखा कि रेणु बिस्तर पर लेटी हुई थी और राजू भी उनके पास खड़ा था। पापा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह कुछ बोल नहीं रही है। हे भगवान, यह क्या हो गया? रेखा, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। यह भीषण गर्मी और भूख ने मेरी सारी ताकत छीन लिया है। मुझे माफ करना। मैं अब तुम्हारा और राजू का साथ देने में असमर्थ हूँ। नंदू की आंखों से आंसू बहने लगा। रोते हुए कहा, रेखा, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें ठीक करने के लिए। भगवान पर भरोसा रख। अजी, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। यह झुलसने वाली गर्मी और भूख ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है। आप राजू का ख्याल रखना, उसे मेरी कमी महसूस नहीं होने देना। नंदू ने घबराकर रेखा की हालत देख पड़ोसियों को आवाज दी, पर भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। अरे कोई है, कोई तो मेरी सहायता करो, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। राजू के पापा, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सको राजू के लिए करो। उसे कभी भूखा और अकेला मत सोने देना। इतना कहकर रेखा की सांसें थम गईं। वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रेखा, ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे बिना तो यह घर भी सूना होगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कहकर नंदू फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। माँ, तुम उठो ना, देखो मैं कितना रो रहा हूँ। प्लीज उठ जाओ माँ। हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या हमने कोई गलती की है? नहीं बेटा, हम बुरे नहीं हैं। ये सब नियति का फैसला है। शायद हमने कभी कोई गलती की होगी जो अब हमें इसका फल भुगतना पड़ रहा है। रेखा के जाने के बाद कई महीने गुजर गए। नंदू और राजू के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया था। छोटे से घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। पापा, माँ क्यों चली गई? हमें छोड़कर क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? बेटा, तुम्हारी माँ ने हमें नहीं छोड़ा। वह ऊपर से हमें देख रही है। अब हमें और मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार न माने। नंदू की आंखें ये कहते हुए फिर नम हो गईं, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद टूटता जा रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुबह नंदू अपनी घर के बाहर बैठा था। तभी गांव का ठाकुर रमेश सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा और बोला, नंदू, 7 महीने बीत चुके हैं। मेरा कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हो। अगर जल्द ही पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर और खेत दोनों नीलाम कर दूंगा। ठाकुर रमेश सिंह की बातें सुनकर नंदू का चेहरा चिंता से भर गया। उसके माथे पर लकीरें और गहरी हो गईं। उसने सिर झुकाते हुए कहा, ठाकुर साहब, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक पैसे नहीं जुटा पाया हूँ। मुझे
थोड़ा और समय दे दीजिए। नंदू, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास केवल 10 दिन हैं। अगर इस समय में कर्ज नहीं चुकाया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर एक दिन अचानक नंदू का पुराना दोस्त सुभाष गांव वापस आया। नंदू और सुभाष बचपन के साथी थे, लेकिन कई साल पहले सुभाष रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। अब वह काफी पैसे वाला हो चुका था। जब वह नंदू के घर पहुंचा तो उसने देखा कि नंदू गहरे चिंता में डूबा हुआ था। अरे नंदू, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? फिर नंदू ने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया। ठाकुर रमेश सिंह के कर्ज और उसकी धमकी के बारे में सुनकर सुभाष का दिल पिघल गया। वह तुरंत बोला, अरे नंदू, तू इतना परेशानी में जी रहा है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ये ले पैसा और उस ठाकुर रमेश सिंह का कर्ज चुका दे। सुभाष की यह बात सुनकर नंदू की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर बोला, अरे सुभाष भाई, यह तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे नंदू भाई, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आया तो दोस्ती किस काम की? अगले दिन नंदू ठाकुर रमेश सिंह के घर गया और सारा कर्ज चुका दिया। ठाकुर रमेश सिंह हैरान हो गया, लेकिन उसने पैसे लेकर नंदू को कर्ज से मुक्त कर दिया। नंदू वहाँ से चला गया। वह कुछ ही दूर गया था कि तभी उसे रास्ते में मास्टर साहब और उसका दोस्त सुभाष मिल गए। अरे नंदू, ठाकुर रमेश सिंह की यही फितरत है कि जब लोग मजबूर होते हैं तो वो उसका फायदा उठाता है। कल्लू के साथ मिलकर सरकारी पानी का टैंकर ब्लैक में बेच रहा है। हमें इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मास्टर जी, हम क्या कर सकते हैं? ये लोग ताकतवर हैं, इनके पास पैसा है, गुंडे हैं। हम गरीबों की कौन सुनेगा? हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए। भीड़ इकट्ठी होगी, जनता एकजुट होगी, तभी कुछ होगा। मैं सोच रहा हूँ गाँव वालों की एक सभा बुलाऊं, तुम भी जरूर आना। शाम को गांव का एक पेड़ के नीचे में मास्टर ने गांव वालों की सभा बुलाई। वहां गांव के लोग जमा हुए। सब गर्मी से त्रस्त थे। चेहरे पर पसीना, आंखों में थकान और दिमाग में पानी की कमी की चिंता। भाइयों बहनों, अब सबको मालूम है कि इस बार की गर्मी ने सबकी कमर तोड़ दी है। न कुएं में पानी, न नल में, न तालाब में। सरकार से जो पानी आता है वह पानी ठाकुर रमेश सिंह खरीदकर ब्लैक में महंगा पानी हम गरीबों को बेच रहा है। हाँ मास्टर जी, ठाकुर रमेश सिंह और कल्लू मिलकर टैंकर के जरिए महंगा पानी बेच रहे हैं। हम लोगों का इस प्रकार कैसे गुजारा होगा? तभी रामस्वरूप काका बोले, मैं अपनी दिन भर की पूरी मजदूरी देकर भी सिर्फ 2 बाल्टी पानी खरीद पाता हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं। ऐसा चलता रहा तो हम अपने परिवार का कैसे गुजारा कर पाएंगे? हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। हमें मिलकर कोई समाधान निकालना होगा। पहला उपाय तो यही है कि हम सब पानी का दुरुपयोग बिल्कुल बंद कर दें। जो थोड़ा बहुत पानी मिले उसे साफ रखें। दूसरा, हम सब मिलकर प्रशासन के पास जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे कि कम से कम टैंकर तो फ्री में या सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाए। मास्टर जी, ठाकुर रमेश सिंह की सरकारी दफ्तरों में अच्छी पकड़ है। वो चाहेगा तो सब कुछ रोक देगा, किसी की नहीं सुनी जाएगी। लोगों के चेहरों पर निराशा फैल जाती है। नंदू भी वहाँ खड़ा सब सुन रहा था। अंत में वह आगे आता है और बोलता है, हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। हमें कोशिश तो करना ही पड़ेगा। या तो हम यूं ही रोज टैंकर वालों को पैसे देते रहें, वो जितना चाहें उतना भाव बढ़ाते जाए और हम अपनी भूख प्यास से मरते रहें। भीड़ में सहमति की फुसफुसाहट होती है। मास्टर जी कुछ कागज निकालते हैं। देखो, मैं एक पत्र तैयार कर रहा हूँ। हम सबके हस्ताक्षर लेकर इसे कल कलेक्टर साहब को सौंपेंगे। अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो हम बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम सबको एकजुट रहना होगा। लोग आगे आते हैं। नंदू भी आगे बढ़कर हस्ताक्षर करता है। मोहन, रघुवीर चाचा सभी पत्र पर अपने नाम लिखते हैं। एक उम्मीद की किरण जगती है कि शायद यह पहल रंग लाएगी। अगले दिन सभी कलेक्टर ऑफिस पहुँचे। तब कलेक्टर साहब बोले, हाँ तो बताइए, आप लोग की क्या समस्या है? मास्टर जी विस्तार से बताते हैं कि गांव घर में पानी नहीं है, बिजली की कटौती है, टैंकर भी महंगा बेचा जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, इस साल बारिश हुई नहीं, भयंकर सूखा पड़ा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं। सरकारी खजाना से आप लोगों के गांव तो रोज 2 टैंकर फ्री पानी जाता है। क्या वह पानी आप लोगों को नहीं मिलता है? साहब, हमें पानी नहीं मिलता। हमारे गांव का एक अमीर आदमी ठाकुर रमेश सिंह रहता है। वह सारा सरकारी पानी को खरीदकर गांव वालों को ब्लैक में महंगे दामों में बेचता है। हम लोग उसके खिलाफ कई बार कंप्लेन की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे जेल में डाला जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग जाकर आराम से पानी का इंतजार कीजिए। मैं नगर परिषद से बात कर लूंगा। सभी लोग अपने अपने घर चले आए।
फिर अगली सुबह को जब कल्लू और ठाकुर रमेश सिंह ने ब्लैक में पानी बेच रहे थे, तभी कुछ पुलिस वाले और एसडीएम साहब गांव में आकर ब्लैक में पानी बेचते हुए ठाकुर रमेश सिंह और कल्लू को पकड़ लेते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं। इधर गांव के लोग पानी पाकर बहुत खुश हुए। अब उनकी पानी की दिक्कत खत्म हो गई थी और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सालों से अपने शांत माहौल, अच्छे और सीधे साधे सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा था। गर्मी असहनीय होती जा रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। सभी लोग गर्मी से बेहाल थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश करते। उसी गांव के कुछ दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन गुफा था, जहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले बड़े ही दयालु और अनुभवी साधु हैं। कुछ लोगों ने उन्हें साधु और कुछ ने फकीर भी समझा, लेकिन असल में वे एक व्यक्ति ही थे। उनका नाम महात्मा शिवानंद था, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे अपने दिव्य तप से पहाड़ की उग्र जलवायु को भी सहन कर लेते थे। किंतु इस बार